मेरे प्यारे बच्चों, मेरे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग ये चैप्टर लगभग समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोगों को आज इस चैप्टर का कंक्लूजन देखना है, कंक्लूजन को समझना है। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा कि फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की थी और एब्सोल्यूट मोनार्की से लोग परेशान होकर के 1789 में वहाँ पे रेवोल्यूशन करते हैं, जिसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में राजा की पावर को कम कर दिए जाते हैं। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, पार्लियामेंट बनाया जाता है, जिसे कि नेशनल असेंबली बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल असेंबली बनते के साथ फ्रांस जो है एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बाद भी राजा को ये बात रास नहीं आती है और राजा अपने ही देश के खिलाफ षड्यंत्र रचता है और बगल के पड़ोसी देशों के साथ में एक कॉन्स्पिरेसी हैच करता है अपने ही कंट्री पर अटैक करने के लिए। इससे पहले कि फ्रांस के पड़ोसी देश फ्रांस पर अटैक करते, फ्रांस की नेशनल असेंबली ही उन लोगों के ऊपर में वार डिक्लेयर कर देती है और फ्रांस के जो राजा हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनकी फैमिली के साथ उनको देशद्रोह के आरोप में उनको मौत की सजा दी जाती है। ये एक बहुत बड़ी घटना थी कि किसी राजा को, किसी देश के राजा को ही देशद्रोह के आरोप में उसे फांसी दे दी गई या उसको मौत की सजा दे दी गई। अब राजा के हटते ही फ्रांस में रिपब्लिक आ जाता है और वहाँ पे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट आती है। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो था वो लगभग 1-1.5 साल तक फ्रांस पे रूल करता है और वो जितने दिन तक रूल करता है उस समय को रीन ऑफ टेरर यानी कि आतंक का राज बोला जाता है, क्योंकि वो अपने सारे विरोधियों को अरेस्ट करवा लेता है या तो उनको गिलोटिन करवा देता है। अंत में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के ऊपर भी मुकदमा चलाया जाता है और फिर उसको भी गिलोटिन करवा दिया जाता है। और मैक्सिमिलियन के मौत के बाद अब फ्रांस जो है रिपब्लिक नहीं रहता है। अब फ्रांस के लोग वहाँ पे डायरेक्टरी रूल आते हैं। डायरेक्टरी रूल में जो वहाँ का गवर्नमेंट होता है उसके 5 हेड होते हैं। पांचों को डायरेक्टर्स बोला जाता था। ये पांचों जो थे वहाँ की नेशनल असेंबली के बिहाफ पर वर्क करते थे। नेशनल असेंबली और ये 5 डायरेक्टर्स के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और क्लैशेस हुआ करते थे, ठीक है, जिससे कि फ्रांस में जो गवर्नमेंट थी वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। और ऐसे ही समय में फ्रांस का एक सेनापति था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की इन परिस्थितियों से, इन राजनीतिक सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो जबरदस्ती वो 5 जो डायरेक्टर्स होते हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, उसको वो मैनिपुलेट करके उन्हें हटा देता है, ठीक है, और खुद अपने आप को फ्रांस का एम्पेरर डिक्लेयर कर देता है। तो इस तरीके से वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से एम्पेरर नहीं बनता है और इस तरीके से फ्रांस में डिक्टेटरशिप आ जाता है। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा अभी तक 5 सिस्टम फ्रांस में, एब्सोल्यूट मोनार्की, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसके बाद रिपब्लिक, उसके बाद डायरेक्टरी रूल और अंत में अभी हम लोगों ने देखा कि नेपोलियन के आते के साथ में डिक्टेटरशिप आ जाता है। ठीक है बच्चों, हम लोग चलते हैं टेक्स्ट बुक में कि वहां पर कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है। बच्चों, आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्पेरर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को फ्रांस का एम्पेरर डिक्लेयर कर लेता है। He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family। और फिर वह फ्रांस के पड़ोसी देशों पर विजय प्राप्त करने निकल पड़ा। जिन देशों पर वह विजय प्राप्त करता है वहां के राजवंशों को हटाकर अपने परिवार के लोगों को वहां का शासक बना देता है। नेपोलियन सो हिज रोल एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन अपने आप को यूरोप का मॉडर्न बनाने वाले के रूप में देखता था। He introduced many laws such as protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system। उसने बहुत से कानून बनाए जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी की सुरक्षा, डेसिमल सिस्टम द्वारा पूरे फ्रांस में एक समान नापने और तौलने का यूनिफॉर्म सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में क्लास 10 में पढ़ेंगे। ये सारे सिस्टम से फ्रांस में बहुत सारे सुधार हुए। Initially, many saw Napoleon as liberator who would bring freedom for the people। नेपोलियन जब पड़ोसी देशों पर आक्रमण करता था वहां के लोग उसे जटिल सिस्टम से आज़ादी दिलाने वाला के रूप में देखते थे, क्योंकि उसने फ्रांस में बहुत सारा सुधार किया था। But soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force। लेकिन बाद में नेपोलियन की सेना को आक्रमणकारी के रूप में देखा जाने लगा। He was finally defeated at Waterloo in 1815। अंत में 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई।
Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. नेपोलियन द्वारा किए गए उपाय जिससे क्रांतिकारी सुधार हुआ और लोगों को जटिल प्रशासनिक नियम से आज़ादी मिली, नेपोलियन के जाने के बाद भी पूरे यूरोप में क्रांतिकारी सुधारों का प्रभाव रहा। The idea of liberty and democratic rights were the most important legacy of French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण विरासत था लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स का आइडिया। This spread from France to the rest of Europe during the 19th century where feudal systems were abolished. सेंचुरी में यह आइडिया फ्रांस से निकलकर पूरे यूरोप में पहुंचा, जहां फ्यूडल सिस्टम यानी कि जमींदारी सिस्टम का उन्मूलन हुआ। Colonized peoples reworked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state. फिर यह लिबर्टी और डेमोक्रेसी का आइडिया यूरोप से निकलकर कोलोनाइज्ड देशों या कोलोनाइज्ड लोगों में पहुंचा, जैसे कि भारत, और यहाँ भी फ्रीडम और लिबर्टी की मूवमेंट शुरू हो गई और भारत को नेशन स्टेट बनाने की डिमांड होने लगी। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय are two examples of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary France. भारत में उस समय टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय फ्रांस से आने वाली इस आइडिया से प्रभावित थे और इसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे। आइए अब बॉक्स 2 में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। राजा राम मोहन रॉय was one of those who was inspired by new ideas that were spreading थ्रू यूरोप एट दैट टाइम। राजा राम मोहन रॉय उस समय यूरोप में फैल रहे नए आइडियाज से इंस्पायर्ड थे और ये नए आइडियाज थे नेशनलिज्म, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट वगैरह वगैरह। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड लेटर द जुलाई रेवोल्यूशन एक्साइटेड हिज इमेजिनेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन और जुलाई रेवोल्यूशन से उनके कल्पना को नई उत्साह मिली। जुलाई रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन के लगभग 40 साल बाद फ्रांस में ही हुआ था, जिसके बारे में हम डिटेल में क्लास 10th में पढ़ेंगे। He could think and talk of nothing else when he heard of the July Revolution in France in 1830. फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई रेवोल्यूशन के बारे में सुनने के बाद वह और किसी चीज के बारे में बात ही नहीं करते थे। On his way to England at Cape Town, insisted on visiting frigates, warships, flying the revolutionary tricolor flag, though he had been temporarily lamed by an accident. यहाँ पर फ्रीजेट लिखा हुआ है। जो पानी का जहाज युद्ध में उपयोग होता है उसे वारशिप्स या फ्रीजेट कहा जाता है। ठीक है। जब एक बार वो भारत से इंग्लैंड जा रहे थे, तब रास्ते में अफ्रीका के केप टाउन में वह फ्रांस के क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले वारशिप्स देखने के लिए जिद करने लगे, जबकि उस समय वो किसी छोटे एक्सीडेंट के कारण लंगड़ा कर चलते थे। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों का ये चैप्टर समाप्त हुआ और अगले वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।